एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक से आपके पेपर में 2 से 3 सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट जो भी यूनिट नंबर 8 को अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं और डर लगता है कि इतनी बड़ी यूनिट है कैसे कवर करें, तो आज की क्लास में आपको मिलने वाला है आपका सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बहुत अमेजिंग मॉडल्स, और वो मॉडल्स जो आपके पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सभी मॉडल्स को मैं आज की क्लास में कवर करवाने वाली हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहा है, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपके लिए JRF अड्डा पे भी एजुकेटर हूँ, तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लासेस की PDFs हैं जो मिल जाती हैं, और भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपकी प्रैक्टिस को एक लेवल अप लेके जाता है। वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि क्विजेस, क्लासेस की PDF, फ्री मॉक टेस्ट, ब्लॉग्स, जिससे आपकी नॉलेज एनहांसमेंट होती है। और आपके लिए जो है बिल्कुल हर 14th डे एक काउंसलिंग सेशन रहता है, जिसके थ्रू आप लोग जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व करवा सकते हैं। और अल्टीमेट तरीके से आपकी हेल्प है जो यहाँ पे की जाती है। एंड मंडे एंड थर्सडे 2 दिन आपको कंप्लीट पेपर 1 का मॉक टेस्ट है जो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप सभी बच्चे जो रीनेट देने वाले हैं या जो दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी सारी चीजों का पता लग जाता है कि कैसे क्या चीज करनी है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स है जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी 8 जुलाई को। बहुत मजे से, बहुत अमेजिंग तरीके से हमने पढ़ते हुए हम चलते हैं, कंसेप्ट को डिटेल में एनालाइज करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से ग्रिप बनाते हैं, सो दैट उस कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आए वो हम बहुत अच्छे से कर लें। तो पेपर 1 में मैं आपको DI करवा रही हूँ जुलाई मंथ में, एंड पेपर 2 में मैं आपको यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स का कोर्स, जिसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और क्रैश कोर्स आपके लिए है। टॉपिक वाइज आपको क्विज भी मिलती है। केवल पेपर 1 लेना है। अगर आपका पेपर 2 अवेलेबल नहीं है तो आप पेपर 1 भी ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं सिर्फ पेपर 2 लेना, तो वो भी आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और क्रैश कोर्स के साथ मिल जाएगा। बाइलिंगुअल आपके लिए PDFs रहती हैं पेपर 1 की एंड पेपर 2 की। बिल्कुल आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अगर आप कंप्लीट कॉम्बो बैच लेते हो, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 का सब कुछ प्रोवाइड है जो कर दिया जाएगा। कुछ भी आपको पूछना है आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सो दैट आपके जो भी क्वेरीज हैं वो सारी हमारी सॉल्व हो जाएं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का सेशन हमारा होने वाला है मार्केटिंग के जो भी मॉडल्स हैं उन पे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम मॉडल्स करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सारे मॉडल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और बहुत सारे के सारे ही करने हैं। कुछ मॉडल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं, और वो इंपॉर्टेंट मॉडल्स कैसे पता लगते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे किस तरीके से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उन मॉडल्स को हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आपको कवर करवाती हुई चलूंगी, सो दैट आपकी पूरी की पूरी जो रिवीजन है वो इस क्लास में हो जाए। तो सबसे पहली चीज जो हम इस क्लास में करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़े से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स हैं वो करवाना चाहूंगी। और सबसे पहला मॉडल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मॉडल हमारे पास आता है BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स जो है, इसको हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले। ये मैट्रिक्सेस जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्या इनका बेस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये जो BCG मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। अब ये 2x2 मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 चीजें आपकी x एक्सिस पे होंगी, 2 y एक्सिस पे आपके पास होंगी, और x एक्सिस और y एक्सिस का जो बेस होगा वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो 2x2 मैट्रिक्स में जो 2 फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी सारी चीजें बेस्ड होंगी, वो 2 फैक्टर्स क्या है? पहली चीज है मार्केट में ग्रोथ रेट कितनी है, मार्केट ग्रोथ। दूसरी जो चीज है वो है आपका यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है। अब मैम ये 2 चीजें हैं, बट इसका मतलब क्या है, क्यों यहाँ पे मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को लिया जा रहा है? अब मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ मार्केटर चाहती हूं मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके, और जब मैं ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हूं तो मुझे ये देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा
वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा मार्केट को एक्वायर किया हुआ है, और इस प्रोडक्ट की ग्रोथ कितनी है, ये कितना आगे तक जा सकता है। तो जब आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं तो आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और यही चीज को समझने के लिए, आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए और कितना अट्रैक्टिव है आपकी मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए, ये समझने के लिए मुझे बीसीजी मैट्रिक्स का यूज करना होता है। और यहाँ पे आपको रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ या पोटेंशियल की बात बताई जाती है। अब ये जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से बनती है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं लेके चलती हूँ मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ मार्केट ग्रोथ। मार्केट को मैं एमकेटी लिखती हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना। तो अब यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स जो बनती है वो किस तरीके से बनती है, यहाँ पे हमारे पास चार चीजें बनेंगी। अब मार्केट शेयर आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एंड सेम इज द केस विद मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कोई कोई प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हो रही होती है उनकी। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मार्केट ग्रोथ अब क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, नहीं ग्रो कर रहे हैं, वो तरीका हमारे, वो चीज हमारे पास यहाँ पे रहती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा जो मार्केट शेयर है वो है यहाँ पे लो, और यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो है मेरा हाई। और सेम इज द केस विद मार्केट ग्रोथ रेट, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब आपको यहाँ पे चार चीजें हैं जो दी हुई है, चार बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस को फिल करना है। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, चार कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें आपने सारे जो प्रोडक्ट हैं आपके उनको डिस्क्राइब कर रखा है। अगर आपका मार्केट शेयर बहुत कम है, ठीक है, और ना आपके प्रोडक्ट की कोई मार्केट ग्रोथ है, ना कोई मार्केट अट्रैक्टिवनेस है कि ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बोला जाता है डॉग्स। इनको क्या बोला जाता है, डॉग्स। और इनके लिए एक और वर्ड होता है, वो वर्ड होता है पेट्स। तो जहां पे आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं ना तो उनका रिलेटिव मार्केट शेयर है, मींस कि विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट्स मार्केट शेयर भी ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे जो मार्केट की ग्रोथ रेट है वो भी बहुत कम है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स डॉग कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा है बट ग्रोथ पोटेंशियल हमें दिखाई नहीं दे रही। भाई ये जो चीज आई थी ना, इसने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा अपना पूरा मार्केट शेयर को कैप्चर किया, पर अब विद द चेंज ऑफ टाइम यहाँ पे चेंजेस नहीं लाए गए, तो अब डिमांड इसकी कम हो चुकी है। तो मार्केट शेयर ज्यादा है पर मार्केट ग्रोथ रेट नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैश काउज। ये कैश काउज क्या होते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, आपने बहुत अच्छे से बेचा, और बेचने के बाद आपने पूरा जो पैसा था ना वो वसूली कर लिया है और मार्केट शेयर भी ले लिया है, अब ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है। अब अगर आपका रिलेटिव मार्केट शेयर कम है बट ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा वहां पे दिखाई दे रही है कि फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, अभी मार्केट शेयर बहुत कम है, ये होता है क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क जो होता है इसको एक नाम दिया जाता है प्रॉब्लम चाइल्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आपको आती है कि भाई मार्केट शेयर तो बढ़ नहीं रहा बट हमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा लग रहा है इस प्रोडक्ट में, तो हम चाह के भी इस प्रोडक्ट को हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, बट मार्केट शेयर भी कुछ खास इसका बढ़ नहीं रहा। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि कैसा ये परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। इसको प्रॉब्लम चाइल्ड का दर्जा है जो दिया गया है। फिर इसके बाद आता है कि मार्केट शेयर भी आपका बहुत ज्यादा हाई है, ग्रोथ पोटेंशियल भी आपकी बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टार, कि ये चमक रहे हैं बिल्कुल स्टार की तरह, और मार्केट शेयर भी ज्यादा है और हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा होता है और सबसे ज्यादा चमक रहा है, मींस कि सबसे ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं प्रोडक्ट को और लोग खरीद रहे हैं, बढ़ता जा रहा है इसका जो वो है मार्केट शेयर, वो स्टार होता है। और कंपनी का जो सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है ना वो भी हमारा स्टार होता है, जिसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी अब जब डिसीजन बनाती है तो वो ये चार कैटेगरीज में डिवाइड कर लेती है सारी चीजों को मींस अपने सारे प्रोडक्ट्स को, एंड फिर वो स्ट्रेटेजिकली सोचती है कि कहां पे मुझे चीजों को खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए अपना प्रोडक्शन, और कहां पे मुझे किस चीज की जरूरत है। तो स्टार में तो बहुत सारी चीजें सही चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो ये तो इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको पुश करते हैं। कैश काउज में क्या है, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है
मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, बट आपको यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है ना वो आपको सर्वाइवल दे रहा है कहीं ना कहीं, कि आपको खरीदने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा हैं। हालांकि प्रॉफिट कम है बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं सर्वाइवल देके जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है प्रोडक्ट को कंटिन्यू करने में, बट स्टिल आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि कब ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। और ये जो डॉग्स हैं ये डिक्लाइन स्टेज पे आ चुके हैं, ना तो इसका कोई शेयर अब बचा है मार्केट में, ना कोई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो कंपनी डिसीजन कैसे लेगी? कंपनी डिसीजन लेते हुए करेगी, इसको तो क्या करो, डाइवेस्ट करो, इसको क्या करो, खत्म करो, इस पे कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रोडक्शन को खत्म करो, ठीक है, अब बनाना ही नहीं है ये प्रोडक्ट, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्रो करेगा, ये ग्रोथ है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम मॉडिफिकेशंस ला पाए। क्या कोशिश करेंगे? मॉडिफिकेशन ला पाए, और विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज कर लें जिससे लोग इसको ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की पहचान नहीं है, पहचान पूरी है, बट थोड़ा सा पुराना हो गया बेचारा प्रोडक्ट। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज्यादा लोगों को हेल्प करें कि पहचान पाए लोग। तो इसमें प्रमोशंस की बहुत ज्यादा जरूरत आपको रहेगी। तो क्वेश्चन मार्क में आप इस तरीके से डिसीजन बनाओगे कि हाँ पोटेंशियल जब अच्छा है तो हम ट्राई करें कि हम कम्युनिकेट कर सके, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके अपने एंड यूजर्स तक, प्रोस्पेक्ट तक, कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीजें होती है हमारे पास। सबसे पहला मॉडल हमने किया जिसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स में बेसिस समझे, 4 कैटेगरी समझी, किस कैटेगरी को कंपनी चाहती है हमेशा वो रखे आगे, और एक कंपनी जो होती है ना वो चाहती है उसके सारे प्रोडक्ट ना स्टार कैटेगरी में हो, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक कंपनी के सारे प्रोडक्ट स्टार बन जाएंगे ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो आगे उनकी ग्रोथ जो है वो कैसे होगी, वो इंप्रूवमेंट कहां पे करेंगे? तो हर कुछ ग्रोथ स्टार नहीं हो सकता, बट कंपनी की कोशिश रहती है कि वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को स्टार तक लेके जाए। ये सबसे पहला हमारा बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का एक क्या निकल के आता है, एक मॉडल है जो निकल के आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ये चारों सेक्टर्स पूछे जाते हैं कि मार्केट शेयर कम है, ठीक है, और ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम चाइल्ड क्वेश्चन मार्क। मार्केट शेयर ज्यादा है, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, स्टार, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स में 2 बेसिस क्या है? मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको ना यहाँ पे रिलेट करेंगे किस चीज के साथ? इसको हम रिलेट करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ, कि अब ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसमें जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो कौन से स्टेज में कौन सा यहाँ पे सेगमेंट रहता है। जब पीएलसी की हम बात करते हैं तो हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है और डिक्लाइन स्टेज होता है। ये हमारा पीएलसी कर्व है। अब जब पीएलसी कर्व में हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज होती है? आपके पास होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या चीज होती है? यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट करेगा, मार्केट में कितना ग्रो करेगा। तो जो हमारे प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, वो यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड। फिर उसके बाद आती है ग्रोथ की बारी। अब ग्रोथ में तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ स्टेज होती है इसमें हमारे होते हैं स्टार्स। इसमें कौन होते हैं? स्टार्स होते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी की, तो यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर जितना होना था ना वो हो चुका है। अब आप कोशिश करोगे मॉडिफिकेशन लाने की तो थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी स्टेज होती है हमारी, यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे होते हैं कैश काउस। एंड जो हमारी डिक्लाइनिंग स्टेज होती है इसमें कौन होते हैं? इसमें हमारे पास रहते हैं डॉग्स। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कौन से स्टेज में कौन सा बीसीजी का मैट्रिक्स है, कंपोनेंट है जो लाई करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मॉडल आपके पास निकल के आता है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है? अब यहाँ पे जब भी आप ये मैट्रिक्स को पढ़ते हो आपको 3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। 3 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास आता है, आप अपनी पोजीशन को चेक करिए। और ये पोजीशन कैसे चेक होगी? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप स्टार हैं या आप प्रॉब्लम चाइल्ड हैं, क्वेश्चन मार्क है, प्रॉब्लम चाइल्ड मतलब डॉग्स हैं या कैश काउस हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? पहला पॉइंट आ गया, अपनी पोजीशन चेक करी 2 बेसिस पे।
फिर आपने क्या किया, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं, वो सारी चीजें। एंड देन उसके बाद उस स्ट्रेटजी को आपने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद आपका ये जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल है, इसका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सबसे पहला मॉडल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ये मैंने आपको करवा दिया है। दूसरा मॉडल जो आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो आता है हमारे पास निकल के एनसॉफ मॉडल। ये एनसॉफ मॉडल क्या होता है, एनसॉफ मॉडल ये दिया गया है आइगोर एनसॉफ के द्वारा, गिवन बाय आइगोर एनसॉफ, IGORANSOFF। ठीक है, कब दिया था, किस ईयर में दिया था, एनीवन, किस ईयर में ये मॉडल लाया गया है, पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखना 1957 में एनसॉफ मॉडल आया था। ठीक है, अब ये एनसॉफ मॉडल के नाम से कभी कभी नहीं आता मैम, ये किस नाम से आता है, अगर आप 2023 का पेपर भी देखोगे तो इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज, और वो जो नाम है यहां से क्वेश्चन काफी बनता है और इस नाम से आपको बहुत आसानी से ये याद भी हो जाएगा, और इसका नाम है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। अब यहां पे इसका मतलब क्या है मैम, नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक इस तरीके की हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ग्रिड है मतलब कुछ ना कुछ वाई एक्स एक्सिस पे होगा, जिससे आप प्रोडक्ट और मार्केट को एक्सपेंड करने की बात करोगे, इंक्रीज करने की बात करोगे। तो ये भी जो है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या फैक्टर्स हैं, इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो हैं यहाँ पे आपके पास कि आपकी जो मार्केट है और आपका जो प्रोडक्ट है, वो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोडक्ट और मार्केट। यहाँ पे हम किस चीज की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की और न्यू प्रोडक्ट की, एग्जिस्टिंग मार्केट की और न्यू मार्केट की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये जो 2x2 मैट्रिक्स बनेगी किस तरीके से बनती है, तो ये मैट्रिक्स बनती है इस तरीके से, जहां पे हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है, यहां पे आता है न्यू मार्केट, न्यू मार्केट। ठीक है, और यहां पे आती है एग्जिस्टिंग मार्केट। एंड वाई एक्सिस पे ये चीज आ गई मार्केट, एक्स एक्सिस पे हमारे पास आते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड हमारे पास आते हैं यहां पे न्यू प्रोडक्ट। अब इसको कैसे देखते हैं, अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है, आप मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट नहीं लेके आए, ना नई मार्केट में एंटर किए हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदें जो मार्केट में हम हैं। तो यहाँ पे आप क्या कोशिश करोगे, यहाँ पे आप मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी होगी वो होगी मार्केट पेनिट्रेशन, कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो शेयर है वो बढ़ सके, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है। फिर इसके बाद जब आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई मार्केट में लेके जाते हो, तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिके। तो मार्केट नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, मार्केट को डेवलप करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट की हमें यहाँ पे जरूरत है कि मार्केट अगर डेवलप होगी तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से खरीदेगी, क्योंकि नई मार्केट है ना, नए लोग नहीं अपनाते हैं अच्छे जल्दी से कोई चीज को, तो मार्केट को डेवलप करने की जरूरत है। फिर अगर आपका नया प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, आप प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग, कि भाई हमारी ये मार्केट है, इस तरीके से अब एक नया प्रोडक्ट अगर मैं एंटर करूं तो उस नए प्रोडक्ट को मेरे को डेवलप करना पड़ेगा कि जो मार्केट है उसको अपना ले प्रोडक्ट को। फिर इसके बाद अगर नई मार्केट है और नया प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमें करना पड़ता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हम बिल्कुल ही ज्यादा एक अलग जोन में जा रहे हैं। जो हमारा प्रोडक्ट था उससे अब बिल्कुल हटके एक नया प्रोडक्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल करना चाहते हैं। तो ये चार होती हैं हमारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे, और ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं ये पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे इजी हमारे लिए कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है, सबसे इजी हमारे लिए स्ट्रेटेजी रहती है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। नया कुछ भी मत करो, अपनी ये मार्केट में रहो, अपने ही प्रोडक्ट से मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करो, रिस्क सबसे कम यहाँ पे रहेगा। बट नया प्रोडक्ट लेके आएंगे और बिल्कुल नई मार्केट में चले जाएंगे जहां का हमें कुछ पता नहीं है ज्यादा,
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि आप अपनी फील्ड से थोड़ा हटके काम कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या आता है, रिस्क हमारे पास निकल के आता है। बट अगर आप ये देखते हो कि हम मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब मुझे नई मार्केट में जाना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को लेके, तो वहां पे आप मार्केट को डेवलप करने की कोशिश करोगे, मार्केट को इस तरीके से आप वो दोगे, क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुली, कि वो जो मार्केट है वो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पे प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि मार्केट तो अच्छी खासी है, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में, सो दैट आप मार्केट में अच्छे से एग्जिस्ट कर पाओ। तो नया जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज में जब हम होते हैं ना, तो हम इस तरीके से इसको लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है ना जो हमारी, वहां पे प्रोडक्ट को डेवलप करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मार्केट पेनिट्रेशन हम क्यों करते हैं, हम सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। जब आप सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो मार्केट पेनिट्रेशन आप करने पे फोकस रखते हो। अब मार्केट डेवलपमेंट में जब आप नई मार्केट में, न्यू हॉरिजॉन में एंटर करना चाहते हो, एंड डाइवर्सिफिकेशन में क्या करना चाहते हो कि आप नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो बिल्कुल अलग मार्केट में, ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन निकल के आती है। ये जो हमारा सेकंड मेथड है, दिस मेथड, दिस मॉडल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि आप एक पर्सन है, आपने एक नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, और प्रोडक्ट लॉन्च किया और बिल्कुल ऐसी मार्केट में किया जो बिल्कुल न्यू है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो नया प्रोडक्ट और नई मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। जब सबसे ज्यादा रिस्की जो होगा वो क्या होगा, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के अगर हम बात करें तो कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, रिस्की होगी, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी जो मार्केट है उसमें आपकी अच्छी पहचान है या अच्छी आपकी पकड़ है मार्केट में, मार्केट को आप जानते हो, बट एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, तो कौन सी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बट चीजें थोड़ी ज्यादा मिक्स मैच हो जाती हैं, तो इसलिए हमें ये चीजें मुश्किल लगती हैं। बहुत आसान है और यहां से काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ये दोनों मैंने मॉडल्स आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो तीसरा मॉडल हम करने वाले हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये है हमारा रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर, रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर। और ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो हमारा मॉडल है, ये है, इसका नाम है वॉल्स फ्रेमवर्क, VALS फ्रेमवर्क। किसी को कोई आइडिया है वॉल्स फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग? ये ध्यान रखना किसका मॉडल है। अभी 2 मॉडल करवाए, वो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स थे कि आप अपने प्रोडक्ट को देखते हो कैसे आप ग्रो करोगे और कौन से प्रोडक्ट को हटा देना चाहिए। और यहाँ पे हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं। तो ये जो मॉडल है ये किसने दिया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मॉडल जो दिया गया है वो है अर्नोल्ड मिशेल ने। अर्नोल्ड मिशेल ने ये मॉडल दिया है। कब दिया था, ईयर भी याद रखना जरूरी है, इन 1978। 1978 में ये मॉडल जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें एक चीज जो आपके लिए आती है वो क्या आती है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है। जैसे हमने अभी यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स पढ़ी, दोनों केसेस में यहाँ पे मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर था, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट और मार्केट था। यहाँ पे हमारे जो बेस आते हैं वो आते हैं 3। ये 3 यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मोटिव्स हैं, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को देखना चाहते हैं और वो किस तरीके से बाय करते हैं वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं, प्राइमरी मोटिवेशन, ठीक है। तो ये 3 प्राइमरी मोटिवेशन क्या है, पहली चीज आइडिया, दूसरी चीज अचीवमेंट और तीसरी चीज सेल्फ एक्सप्रेशन। आइडियाज, अचीवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन। अब आप एज अ कंज्यूमर अगर खुद बताओगे नहीं क्या चीज आपको चाहिए, शो नहीं करोगे, तो कैसे मार्केटर आपकी नीड को पूरी करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। 3 प्राइमरी मोटिव्स हमारे पास आते हैं। और जब आप बात करते हो कंज्यूमर बिहेवियर की, तो कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हमारे पास 4 सेगमेंट्स आते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हमारे पास क्या आते हैं, 4 सेगमेंट आते हैं। फटाफट से ये सेगमेंट अगर किसी को पता है तो आप बता दो, पेपर में मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है जो यहां से बनता है। 4 सेगमेंट कौन से हैं? अगर आप कोई पर्सन का बिहेवियर जानना चाहते हो, 4 तरीके से आप उसको बाइफरकेट करते हो। क्या क्या होते हैं वो 4 तरीके? पहला होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक मतलब दिमाग से रिलेटेड। दूसरा होता है बिहेवियर। फिर होता है जियोग्राफिक, जियोग्राफी वाइज, ठीक है, एरिया वाइज। फिर इसके बाद होता है एक डेमोग्राफिक, ठीक है, इनकम हो गया, यहां पे जेंडर आ गया, ये सारी चीजें। तो साइकोग्राफिक, बिहेवियर, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक। जब हम वॉल्स फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो हम किसको स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को। अब साइकोग्राफिक हो गया, मींस माइंड से रिलेटेड है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी यहां पे हम आइडियाज, अचीवमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। माइंड से रिलेटेड है और यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम लेके चलते हैं कि कैसे एक पर्सन एज पर देयर थिंकिंग अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो यहां पे जो हमारे पास आउटकम्स निकल के आते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर निकल के आता है 8 तरीके से। यहां पे कंज्यूमर बिहेवियर को हम लेके चलते हैं। 8 यहाँ पे बेसिस हैं जिन पे हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर रिएक्ट कर रहा है। एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड सदीक, इट्स साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक। एंड वेरी गुड आराधना जी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब ये जो वॉल्स है इसका फुल फॉर्म भी है क्या? तो पेपर में कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वैल्यू, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल। वेरी गुड, वैल्यू, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, ये इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 8 हमारे पास चीजें रहती हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले आएगा इनोवेटर्स। अब ये जो इनोवेटर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये लोग होते हैं जो किसी चीज को होने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब ये इस तरीके से डिमांड करते हैं कि कोई चीज मार्केट में नहीं है ना, तो मार्केटर को लगेगा कि यार ये चीज भी अब बनानी पड़ेगी। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहेंगे, तभी इनका नाम क्या है? इनोवेटर्स है। ये जो चीजें हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते, इनको कुछ और चाहिए, इनको कुछ अलग चाहिए हर बार। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं इनोवेटर्स। और जब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो पैसा खर्चा करेगा कंज्यूमर तो उसकी इनकम भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जिनकी इनकम जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि जिनकी इनकम हाई होगी वही कहेंगे ना कि भाई कुछ नया आना चाहिए। जो बेचारा इनकम नहीं कमा पा रहा इतनी ज्यादा, वो तो कहेगा कि मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी, वो दाल रोटी ही अच्छी है। ये बोलेगा नहीं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा अच्छा खाना चाहिए डेली बेसिस पे। तो वही काम यहाँ पे होता है। इनोवेटर्स हाई इनकम वाले लोग होते हैं और इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। देखो, जितने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं उतनी ही आपकी क्या होती रहती है? आपकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। कम रिसोर्सेज होंगे तो इच्छाएं कम होंगी। इकोनॉमिक्स का सार यही है। हमारे पास क्या है? इतने सारे इच्छाएं हैं, रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और रिसोर्सेज मींस वहां पे हम मनी की बात करते हैं, तो वो चीज क्या है? कम होती है। तो हमें वहां पे देखना है कि किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम ले सकें। तो ये लोग हैं जिनके पास हाई इनकम है, हाई रिसोर्सेज है, तो ये नई नई चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें डिमांड करते हैं और कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे ऊपर ये लोग निकल के आते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ कंज्यूमर है वो आता है थिंकर्स। दूसरा टाइप जो है वो है थिंकर्स। अब ये जो थिंकर्स होते हैं ये कौन होते हैं? अब वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये ना ऐसा नहीं है कि कोई नवी चीज आएगी तो ये ले लेंगे या कोई नई चीज को लेके चलेंगे। ये सोच विचार करके खरीदने वाले लोग हैं। ये अपने डिसीजन खुद बनाते हैं। मेक देयर ओन डिसीजन। अपनी चीजें जो है ना, ये जो भी डिसीजन बनाएंगे ये हर डिसीजन को सोच समझ के, देख परख के करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पास अगर ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, नई चीजें आने दो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रैशनल टाइप के लोग होते हैं ये, ठीक है। तो ये थिंकर्स हैं, अपने डिसीजन खुद बनाते हैं, दूसरे के डिसीजन से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड आता है वो है बिलीवर्स।
अब बिलीवर कौन होते हैं भाई? किसी पे बिलीव करने वाले, विश्वास जताने वाले। तो ये जो बिलीवर्स होते हैं ये लोग मान लेते हैं किसको? दूसरे को। दूसरे को मतलब किसी ने कुछ बोला कि भाई ये चीज बहुत अच्छी होती है, हाँ भाई ये बोल रहा है तो अच्छी होती होगी। ये कौन होते हैं? ये होते हैं सोशल बटरफ्लाईज, जो इधर से उधर उड़ते रहते हैं, अपना कोई स्टैंड नहीं लेते, अपना डिसीजन नहीं बनाते। इसने ये बोल दिया तो ठीक है, उसने वो बोल दिया तो ठीक है, उसी के हिसाब से अपना डिसीजन बना लेंगे। किसी ने तारीफ कर दी किसी चीज की, बस उनके लिए वही सही है। वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा रिलाई करते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग बिलीवर्स हैं, ये बिलीव करते हैं दूसरों पे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ, अचीवर्स। ये जो अचीवर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये हैं, इनको ना कब मोटिवेशन मिलती है? जब ये कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? ये कुछ पर्टिकुलर ब्रांड को तभी खरीदेंगे जब इन्होंने अपने टारगेट्स वगैरह हैं जो पूरे कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल के आते हैं? मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट्स, चूज ब्रांड विच शोज सक्सेस ओवर टाइम। ये वही ब्रांड को चूज करेंगे जो ग्रो कर रहा होगा, जो अच्छी पोजीशन में होगा। तो ये क्या है? ये चूज करेंगे ब्रांड किस तरीके से? जिसका ग्रोथ पोटेंशियल होगा। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल पे फोकस करते हैं ऑफ एनी ब्रांड, ठीक है, कि भाई हम तो ये ब्रांड का सामान यूज करते हैं क्योंकि वो उसका नाम बहुत चल रहा है। जो ब्रांड थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है उसको नहीं यूज करेंगे, जो थोड़ा नीचे स्केल पे है उसको नहीं यूज करेंगे, जो सबसे हाई लेवल का ब्रांड होगा उसको ये यूज करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो 5th नंबर पे आता है वो हमारा होता है पर्सन, जो कंज्यूमर होता है वो होता है स्ट्राइवर्स। स्ट्राइवर्स से आप क्या समझते हो? स्ट्राइवर्स वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्राइवर्स हम बोलते हैं ना कि इनके पास रिसोर्सेज की कमी है। ये करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, बट ये उसमें अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये लोग होते हैं कि ये यहाँ पे इनका ना तरीका वही है जो अचीवर्स का है, कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट करनी है। जो ब्रांड सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है उसको लें, बट इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इनको थोड़ा स्ट्राइव करना पड़ता है। थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्राइव मतलब होता है थोड़ा भुखमरी टाइप होता है ना वर्ड, उसको हम बोलते हैं। तो इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, हम ये बोल सकते हैं। ये वैसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं विद रिसोर्सेज। तो इनकी वैल्यूज तो वही है जो अचीवर्स की हैं, बट इनके पास जो है रिसोर्सेज की थोड़ी कमी रहती है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइवर्स। फिर इसके बाद जो 6ठे नंबर पे आता है वो होता है एक्सपीरियंसर्स। ये लोग जो हैं वो लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस, हर चीज का या ट्राई तो करके देखना चाहिए। वो लोग होते हैं एक्सपीरियंसर, जो कोई भी चीज आएगी उसको ट्राई करने की भावना से देखेंगे। ये कौन होते हैं? ये मेजरली एडल्ट्स होंगे, ठीक है, जो अच्छी चीजें हैं उनको ट्राई करेंगे, ट्राई एंड टेस्टेड प्रोडक्ट को बाय करने में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों को बाय करने में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। और एक हमारे पास मॉडल आता है रोजर्स का, इनोवेशन का डिफ्यूजन मॉडल, ठीक है, इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल। तो वहां पे ना एक सेगमेंट होती है अर्ली एडॉप्टर्स। तो वो जो है ये उन्हीं की तरह होते हैं। ये कोई चीज आई है तो उसको एक्सपीरियंस करना जरूर पसंद करते हैं। कोई मान लो नई चॉकलेट आई तो उसको खरीदना इन्होंने, कोई नई कार आई तो उसको भी ये कोशिश करते हैं। इनके पास अगर इतने रिसोर्सेज हैं ऑब्वियसली, तो ये ट्राई करेंगे कि वो कार भी हम देखें चला के कैसी है। कोई नया फोन आया, इनको वो चीज ट्राई करनी है। तो ये हमेशा एक्सपीरियंस के लिए केटर करते हैं, और जहां पे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग होती है ना वो इन्हीं के लिए ज्यादा की जाती है, क्योंकि ये हर चीज का नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अर्ली एडॉप्टर्स वाली जो स्टेज होती है वो इन्हीं की होती है, ठीक है। अर्ली एडॉप्टर्स वाली स्टेज इन्हीं की निकल के आती है। फिर इसके बाद आता है मेकर्स। 7th नंबर पे आता है मेकर्स। ये जो मेकर्स हैं ये क्या होते हैं, कौन होते हैं? ये सेल्फ एक्सप्रेशन चाहते हैं, मींस ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके की चीजें हैं जो इनको चाहिए। इनके पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और ये ज्यादा फोकस रखते हैं किस चीज पे, कि हम ना ज्यादा अब सिर्फ अपनी चीजों को मत से सोचे कि भाई मेरे को ये चाहिए तो मेरे को ये लेना है। ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो अपनी फैमिली को थोड़ा ज्यादा देख के चलते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। तो इनका जो डिसीजन होता है ना वो इनका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, वो फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब आपके फैमिली में मान लो एक फैमिली है, ठीक है, उसमें 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, और उनके जो 2 बच्चे हैं वो कौन है? दोनों डॉटर्स हैं। तो अब यहाँ पे जो इसके जो पर्सन होगा, जो फादर होगा इन डॉटर्स का,
उनकी जो उसकी जो डिमांड होगी ना, वो कहीं ना कहीं वो पहले सोचेगा कि ये मेरी डॉटर्स के लिए भी कुछ चीज है जो काम आ जाए। अब मान लो अगर एक पर्सन है, उसको स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है, फिर वो देख रहा है कि मेरे पास ना स्पोर्ट्स बाइक मैं ले तो लूं पर डॉटर्स ने चलानी है, तो वो ट्राई करेगा कि चलो मैं स्कूटी ले लेता हूँ। ठीक है, मेजरली यही यूज होती है। अब ये मत बोलना कि मैम लड़कियां हैं तो स्पोर्ट्स बाइक नहीं चला सकती क्या? बिल्कुल चला सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बस मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता रही हूँ कि जो यहाँ पे जो मेकर्स होते हैं ना, उनके डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए अपने परचेजेस करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, और उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है। ठीक है, तो ये फैमिली पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर इंडिविजुअली। फिर इसके बाद जो 8th नंबर आता है, वो आता है हमारा सर्वाइवर्स का। जो सर्वाइवर्स होते हैं वो क्या है? ये तो बस सर्वाइवल कर रहे हैं, जीने के लिए खाना खा रहे हैं। ठीक है, शौक के लिए नहीं, जस्ट टू सर्वाइव, वो चीज होती है। तो इनके पास सबसे कम रिसोर्सेज रहेंगे और इनकी कोई भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, ना ज्यादा कुछ डिमांड्स होती हैं, ना ये कुछ इनोवेशन पे फोकस करते हैं। जो मिल रहा है सस्ते पे मिल रहा है, कम प्राइस पे मिल रहा है, उसको खरीदने के लिए ये रेडी रहते हैं। ठीक है, और ये लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ब्रांड लॉयल रहेंगे। अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर के टर्म्स में, तो सर्वाइवर्स जो होते हैं ना, वो ब्रांड लॉयल रहते हैं। ये नहीं देखते कि भाई इस ब्रांड ने ये चीज लॉन्च कर दी तो फटाफट जाओ ये चीज को खरीदो। नहीं, हम नोकिया 800 से जुड़े हुए थे, 1800 जो भी वो मॉडल था, तो हम वही मॉडल खरीदेंगे अभी भी। अब कंपनी बंद हो गई है तो छोड़ेंगे। हम कार मारुति की खरीदते थे, मारुति सुजुकी हमारे पास थी तो वही रहेगी। अब वो बंद हो चुकी है तो हम थोड़ी और कार पे, मारुति की ही थोड़ी और अपर लेवल की जो कार होगी उस पर शिफ्ट करेंगे। एल्स हम वही ब्रांड के साथ, वही मॉडल के साथ टिके रहेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बाय किया था। ये चीज होती है सर्वाइवर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 तरीके के अलग अलग कंज्यूमर्स के टाइप होते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं जून में, दिसंबर में, तो यहां से क्वेश्चन है ज्यादा देखने को मिले हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स में आपके पास ये जो क्वेश्चन है एनसॉफ मैट्रिक्स और बीसीजी मैट्रिक्स, यहां से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज यहां पे बता रही थी, और वो चीज थी कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 4 सेगमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बार फटाफट थम्स अप कर दो अगर सारी चीजें क्लियर हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। 3 मॉडल्स मैंने आपको करवा दिए हैं, और ये मॉडल्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ये मॉडल्स आपको सारे के सारे याद हो जाने चाहिए। क्लियर है? चले आगे। अब आगे मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि 4 सेगमेंट्स में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। तो ये जो 4 सेगमेंट है ना, इनको ध्यान से देखना एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास 4 सेगमेंट्स आती हैं, इनको ना हम इस तरीके से ग्राफिकली शो करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आती है प्रिडिक्टेबिलिटी। अब जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हो, सेगमेंट्स बनाते हो, तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कंज्यूमर से पूछ पूछ के सामान बनाओगे, आपको सामान बनाना पड़ता है। तो कुछ चीजें आप सोचते हो, पहले से ही फोरकास्ट करते हो। तो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है किसकी? कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की, कि कंज्यूमर किस तरीके से चॉइस करेगा। एंड यहां पे हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट, कि ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी हमने निकाली है, इसको प्रिडिक्ट करने में कितना पैसा लगा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट। तो अगर यहाँ पे हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है लो है, और यहाँ पे हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो हाई है, एंड यहाँ पे जो हमारा पैसा खर्च हुआ है वो ये लो है और यहाँ पे हाई है, तो ये जो 4 सेगमेंट है ना, इसमें किस तरीके से आपका पैसा है जो लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे से ऊपर हम चलते हुए जाएंगे। सबसे पहले सबसे इजी तरीके हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के। आप डेमोग्राफी वाइज देख लो
कि भाई इसकी इनकम इतनी है, इनकम लेवल इतना है, इस तरीके का प्रोडक्ट होगा, तो ना तो ज्यादा खर्चा होगा आपका प्रिडिक्ट करने में और प्रिडिक्टेबिलिटी में भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। फिर इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है हमारे पास ज्योग्राफिक। अब आप अगर देखो, आप ये एक चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते हो कि जो लोगों का खान पान होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जहां पे वो रहते हैं ज्योग्राफी से। खाना अगर ठंड है तो उनका खाना मोस्टली ऐसा होगा जो गर्म तासीर वाला होगा, कपड़े वो वही डालेंगे, ऑब्वियसली सर्दियां हैं तो वो वुलन वाली टी शर्ट, स्वेटर्स, ये सारी चीजें देंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाइज जब आप देखते हो तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको एफर्ट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू डेमोग्राफिक, बट कंपैरेटिवली फिर भी इजी रहता है प्रिडिक्ट करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है यहाँ पे साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक, जहां पे साइकोलॉजी की बात आएगी तो थोड़ा सा यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, तो प्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी हाई हो जाती है, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है बिहेवियर। तो बिहेवियरल अगर आपको सेगमेंटेशन करनी है कंज्यूमर बिहेवियर में तो कॉस्ट सबसे ज्यादा लगेगी। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ये बहुत मुश्किल होता है जज करना, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, एक होता है कोवर्ट, एक होता है ओवर्ट। समझते हो कोवर्ट और ओवर्ट को? एक बिहेवियर होता है जो कंज्यूमर आपको दिखाएगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, एक होता है वो शो नहीं करता बट उसको कहीं ना कहीं वो चीज चाहिए, वो छुपा हुआ बिहेवियर है उसका। आप बता सकते हो ओवर्ट छुपा हुआ होता है या कोवर्ट छुपा होता है? हिडन बिहेवियर कौन सा होता है? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। बताइए। ओवर्ट बिहेवियर हिडन होता है या कोवर्ट बिहेवियर हिडन होता है? रिसर्च में भी पढ़ते हो ना, कोहेरेंट स्टडी, इतना हिंट दे दिया अब तो बता देना चाहिए। ओवर्ट होता है फिजिकल एक्शंस, ठीक है। ओवर्ट क्या होता है? फिजिकल एक्शंस यहां पे आता है, ठीक है। ये क्या है? ये ऐसा बिहेवियर है जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, जो बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ओवर्ट जो है वो तो है जो आपको सामने दिखाई देता है, कोवर्ट होता है हिडन। इसको पहचानना ही कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर्ट तो है जो दिखाई दे रहा आपको, डिस्क्लोज्ड है जो, और हिडन जो है वो होता है हमारा कोवर्ट बिहेवियर। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे ओवर्ट और कोवर्ट का डिफरेंस क्या होता है। बहुत छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देख ली। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का मॉडल था वॉल्स फ्रेमवर्क, ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हमारे पास बारी आती है हमारा फोर्थ बिहेवियर, उसको समझने की। तो फोर्थ बिहेवियर यहाँ पे क्या होगा, सॉरी फोर्थ मॉडल जो होगा या फ्रेमवर्क होगा वो क्या होगा? फोर्थ मॉडल जो है हमारा वो है व्रियो फ्रेमवर्क। फोर्थ है व्रियो फ्रेमवर्क, VRIO। ये जो व्रियो फ्रेमवर्क है ये किसके लिए है? ये है कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए। ये किसके लिए है? कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए। यहां पे ये जो मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया है? बर्ने के द्वारा, बर्ने जेबी, ठीक है। कब दिया गया था? ये दिया गया था मॉडल 1991 में, जब हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में। किसके लिए?
कंपेटिटिव एडवांटेज। और कैसी कंपेटिटिव एडवांटेज कि एक बार आप किसी से आगे निकल के बस खत्म, नहीं, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कि आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज हमेशा बनी रहे, आप हमेशा एक एज पे रहें, एक पॉइंट आगे रहें अपने कॉम्पिटिटर से। तो इन्होंने जब ये मॉडल दिया था, तो ये जो मॉडल था ना, ये मॉडल कैसा था? ये मॉडल था, इसका नाम था व्रिन मॉडल। इसका नाम था व्रिन मॉडल जब ये स्टार्टिंग में आया था। फिर बाद में क्या किया गया, आर को रिप्लेस कर दिया ओ से। और ये कब किया गया था? ये जो है रिप्लेस किया गया था बाय ओ इन 1995। और ये जो मॉडल बात करता है, ये बात करता है एक हमारी जो हम बोलेंगे कि फर्म है या बिजनेस है हमारा, उसके इंटरनल रिसोर्सेज कितना हेल्प करते हैं एक कंपनी को, एक बिजनेस को कंपेटिटिव एडवांटेज दिलवाने में। दो चीजें होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल रिसोर्सेज किस तरीके से हेल्प करते हैं वो हम यहां पे पढ़ते हैं व्रियो में। और व्रियो की जो यहां पे फुल फॉर्म है तो वो क्या है? V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल। V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल। ये बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाओ। आप सिर्फ ये मत सोचो कि हमने कोई चीज के लिए पैसा दिया है तो उतना ही देना है, ज्यादा प्रोवाइड करो। ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हमेशा ऐसा मत करो कि जो बोला है वो ही करेंगे बस, तो ठीक है करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई तो रहेगा, पर अगर उसको कहीं और कुछ अच्छा मिल रहा है वो तभी की तभी स्विच कर जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ वैल्यूएबल देने की उसको कोशिश नहीं कर रहे। तो आपका जो बेनिफिट है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, ये चीज होती है। और आपका जो प्रोडक्ट है ना उसमें दम होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया, बनाने को तो कुछ भी बिक जाएगा, पर ऐसा प्रोडक्ट जो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा वो लंबा चलेगा। तो वैल्यूएबल हो गई चीज। फिर इसके बाद आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर रेयर, कि कोई ऐसी चीज हो जो बहुत कम है, ऑब्वियस सी चीज नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत कम जगह पे पाई जाती है। तो वही चीज होती है, कोई चीज चल रही है तो ऐसा मत सोचो कि ये चीज चल रही है तो हम भी इसी भीड़ में लग जाएंगे, तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में भीड़ का शिकार हो जाओगे। अगर कुछ नया कर रहे होंगे, कुछ हटके कर रहे होंगे, शायद थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगे, बट आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज हमेशा रहेगी। फिर इसके बाद है आई। आई क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इनएमिटेबल, नकल ना हो पाए। अगर आप कुछ बनाओगे और वो एमिटेबल है तो इससे क्या होगा? लोग बना बना के बेच देंगे, सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी बिकेगी आपकी। और उनके अगर मार्केटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे हुए, आपसे कुछ एडवांटेज हुई उनके पास, तो आपका तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, औरों का बिक जाएगा। तो इनएमिटेबल होना चाहिए, नकल ना हो सके, इस तरीके का आपका कुछ डिजाइन होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है ओ। पहले ये एन था, तो ये जो एन था इसके क्या थी फुल फॉर्म? इसका जो वर्ड था ये था नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कि इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट ना यूज हो सके, बट हमने इसको चेंज किया और ओ से बना दिया ऑर्गेनाइज्ड। ओ से बना दिया ऑर्गेनाइज्ड कि आपके यहाँ पे जो चीजें होंगी वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो कि हर चीज एक प्रॉपर तरीके से हो, वहां पे कुछ भी मुश्किल ना हो कोई काम करने में। जो आप एक प्रोसेस बना रहे हो प्रोडक्ट को बनाने की, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि ये चार चीजें अगर होंगी तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे और आप हमेशा एक एडवांटेजियस पोजीशन पे रहोगे अपने कस्टमर से। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। किसने दी है? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ मॉडल रहेगा, वो हमारा मॉडल जो होने वाला है वो होने वाला है, हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के मॉडल्स की। ठीक है, और उससे पहले एक मैं मॉडल करवाना चाहती हूं, डिफ्यूजन मॉडल। ठीक है, बाय रोजर्स। डिफ्यूजन मॉडल बाय रोजर्स। ये जो मॉडल है ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि आपका ना जो प्रोडक्ट होता है उसको ना हम कैटेगराइज करते हैं किस तरीके से, कि कैसे कैसे कितने कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं प्रोडक्ट को खरीदते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। तो यहाँ पे इन्होंने ना 5 स्टेजेस दी हैं, 5 तरीके के लोगों को क्लासिफाई किया है।
इन्होंने 5 तरीके जो दिए हैं वो क्या है? सबसे पहले बोलते हैं कुछ लोग होते हैं इनोवेटर्स, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं, और ये कितने प्रतिशत लोग होते हैं टोटल कंज्यूमर्स में? 2.5%। फिर उसके बाद आते हैं कुछ लोग जो इनोवेटर्स ने चीजें खरीदी, उनका एक्सपीरियंस देखने के बाद अब ये भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये एक्सपीरियंस लोग आते हैं, ये होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स। कौन होते हैं? अर्ली एडॉप्टर्स, जो बहुत जल्दी प्रोडक्ट को एडॉप्ट कर लेते हैं, और ये होते हैं 12.5%। फिर इसके बाद हमारे पास और लोग आते हैं, वो कौन है? अर्ली मेजॉरिटी। ये जो अर्ली मेजॉरिटी है, ये कैसे चीजें खरीदते हैं? ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट में पेन थोड़ा पतला कर लूं। अर्ली मेजॉरिटी, ये जो अर्ली मेजॉरिटी होते हैं, ये अपने डिसीजन कैसे बनाते हैं? ये अर्ली एडॉप्टर्स का पूरा जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो देखेंगे, साथ ही साथ रिसर्च वगैरह करने के बाद देखेंगे कि हाँ अब ये जो प्रोडक्ट है अब नया नहीं रहा, थोड़ा सा पुराना हो चुका है, थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, तो ये अर्ली मेजॉरिटी है, वो इस सामान को परचेज करेंगे। और ये जो होते हैं ये 34% लोग होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लेट मेजॉरिटी, जो सारे लोग जब खरीद लेते हैं ना सारा सामान, जब कोई सामान नई चीज का चाव पूरा हो जाता है, तब ये लोग खरीदते हैं कि भाई सस्ता मिल रहा है, हमें तो बस यही चाहिए, सस्ते में हमें चाहिए था, प्रोडक्ट तो यही है ना, सबसे पहले यूज किया है, थोड़ी देर में यूज कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट सस्ते में मिलना चाहिए। तो ये क्या है? ये यहाँ पे लेट मेजॉरिटी में आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुछ लोग जो प्रोडक्ट बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है ना, तब खरीदते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी था, ये भी खरीदना था। ये होते हैं लेगार्ड्स, ठीक है, और ये होते हैं 16% लोग। तो आउट ऑफ 100%, 2.5% इनोवेटर्स हैं, 12.5% अर्ली एडॉप्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अर्ली मेजॉरिटी 34%, 34% लेट मेजॉरिटी, और 16% लेगार्ड्स लोग जो होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस की, तो यहाँ पे देखो जो ये 2.5% है ये इंट्रोडक्शन में, ये आएंगे ग्रोथ में, ये आएंगे मेच्योरिटी में, और ये जो लोग आएंगे ये आएंगे डिक्लाइन में। लेट मेजॉरिटी का थोड़ा सा पोर्शन और लेगार्ड्स का पोर्शन ये डिक्लाइन में आता है। लेट मेजॉरिटी का फर्स्ट हाफ और अर्ली मेजॉरिटी मेजॉरिटी में आता है, और अर्ली एडॉप्टर्स ये ग्रोथ में आते हैं, और इनोवेटर्स हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज में आते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे रहती है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड और देने वाली हूं कि क्या क्या इनको यहाँ पे बोला जाता है। इंटरनल रिसोर्सेज वही हुए ना कि आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल होगा, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट रेयर होगा। बाहर से आप इंटरनल एक्सटर्नल की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा ये व्रिन और व्रियो था, इसमें यहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो सारे आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होंगे। आप कोई बाहर से सपोर्ट नहीं लोगे वहां पे, ठीक है, कि आपके कंज्यूमर हैं या मार्केटर्स, और किसी चीज का हम सपोर्ट नहीं ले रहे, हम एडवर्टाइजिंग वगैरह चीजें नहीं कर रहे यहाँ पे, हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश है जो करते हैं। तो ये इंटरनल रिसोर्सेज की यहाँ पे बात थी, ठीक है। अब डिफ्यूजन मॉडल में यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं इन अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहला जो हमारे पास नाम आता है वो आता है, इनोवेटर्स को बोला गया है टेक एंथुसियास्टिक। टेक एंथुसियास्टिक, ठीक है। जो अर्ली एडॉप्टर्स हैं इनको नाम दिया गया है विजनरीज। जो हमारे पास लेट मेजॉरिटी है इनको नाम दिया गया है प्रोग्नोसिस, ठीक है। नहीं, प्रोग्नोसिस तो वो होता है क्या नाम होता है इसका, प्रेगमेटिक्स। यस, ये वर्ड होता है प्रेगमेटिक्स। एंड फिर इसके बाद जो हमारे लेट मेजॉरिटी हैं ये होते हैं कंजर्वेटिव्स। ये कंजर्व ही रहते हैं। कंजर्वेटिव्स मींस कि नई चीजों को कभी भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करते हैं ज्यादा। और ये जो लेगार्ड्स होते हैं इसको बोला जाता है स्केप्टिक्स। तो ये हमारे पास कभी कभी इन वर्ड से भी क्वेश्चन जो है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो मॉडल हम करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो हमारा मॉडल है वो आता है सबसे पहले
डेगमार और एडा मॉडल। ठीक है, अब हमारा जो मॉडल है नेक्स्ट, अरे अरे अरे, ये मॉडल है एडा मॉडल। ये पेपर में बहुत आ चुका है। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है सीधा। एडा मॉडल क्या है, किसने दिया है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये एल्मो ल्यूइस ने दिया है। ठीक है, कब दिया था? 1898 में दिया था। 1898 में दिया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन। अब ये जो मॉडल है ये हमारा एडवर्टाइजिंग का मॉडल है। ठीक है, प्रमोशन का मॉडल है। तो इसका जो मेन गोल रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना, प्रमोट करना प्रोडक्ट को। तो ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। ये बोलते हैं पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लोगों को अटेंशन क्रिएट करो, फिर इंटरेस्ट अराउज करो उनके मन में कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देन उसके बाद जब इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर उनके मन में इच्छा होगी प्रोडक्ट को खरीदने की, तो उनको बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाते रहो, बताते रहो अपने प्रोडक्ट के बारे में। फिर उनको इतना मजबूर कर दो कि वो एक्शन करने पे आ जाए, मींस वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। तो पहले अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स रहते हैं और हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं अपने कस्टमर तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अटेंशन कैसे आएगी? आई कैचिंग होनी चाहिए, कोई भी चीज आई कैची बनाओ। ठीक है, देन इंटरेस्ट किस तरीके से आएगा? आपका जो अपील होगा, जो आपकी एड होगी, वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसको स्किप ना करें, रादर उसको बैठ के देखें। तो यहाँ पे जो इमोशनल अपील है और रैशनल अपील है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। तो अपील यहाँ पे बहुत मैटर करती है। डिजायर किस तरीके से आएगा कि यहाँ पे लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहें, तो नॉलेजेबल अपनी एड को बनाना है। ऐसे नहीं कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ विटी उसमें होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ यार इसमें कुछ है, चीज कुछ बात तो है, देखनी पड़ेगी ये चीज। वो चीज यहाँ पे होनी चाहिए और लोगों के मन में इस तरीके से चीजें आनी चाहिए कि ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉलेजेबल है और डिजायर फॉर ओनरशिप आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होना ही चाहिए, डिजायर फॉर ओनरशिप। और फिर एक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को यूज करें, उस सर्विस को यूज करें। तो उनके मन में आना चाहिए कि एक बार लेट्स ट्राई, यूज इट। ठीक है, ये फीलिंग मन में आएगी तो वो उस प्रोडक्ट को और उस सर्विस को खरीद लेंगे और अवेल कर लेंगे। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आता है, मॉडल नंबर 7। यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, यहां से भी 4 कंपोनेंट क्या है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका जो यहाँ पे मॉडल है उसका नाम है डेगमार। अब ये जो डेगमार है इसकी फुल फॉर्म है क्या? तो बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, आप एक एडवर्टीजमेंट तैयार करते हो। एडवर्टीजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो वो एडवर्टीजमेंट तैयार करके फिर आप देखते हो कि हमने जो सोचा था क्या उतने रिजल्ट आ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट करनी क्यों है भाई? सेल्स होंगी, तो क्या वो सेल्स हुई? तो उसके लिए ये मॉडल है जो मेजर करता है कि आपका एडवर्टीजमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ। तो ये जो डेगमार है इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स defining advertising goals for measured advertising results। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एडवर्टीजमेंट को मेजर करने का मॉडल है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने दिया था? रशेल कोले। COLLEY। कब दिया था? 1961 में। ये याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है किसने कौन सा मॉडल दिया है। अब इसको फिर ना एक और चीज आती है इसमें, किस मॉडल को दिया तो इसके द्वारा गया था, बट इसको एक्सपेंड किसने किया था, इस मॉडल को और ज्यादा किसने समझा था, और ज्यादा किसने बताया था?
तो सोलोमन दत्ता है, उन्होंने किया था, एक्सपेंडेड बाय सोलोमन दत्ता। कब? 1995 में। कभी कभी आपको ये नाम भी दिखाई देगा डेगमार के साथ, तो समझ जाना, और ये नाम दिखाई देगा, मोस्टली रशेल कॉले दिखाई देता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने ना 4 पॉइंट्स बनाए जिन पे ये मेजर करते हैं कि हमारे कितना रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट कैसा रहा। तो ये 4 पॉइंट पे बात करते हैं। 4 पॉइंट क्या है? पहला है अवेयरनेस, दूसरा क्या है? दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा जो है वो है अगेन एक सी है, कन्विक्शन, एंड फिर हमारे पास है अगेन एक ए जो है एक्शन। तो ये बोलते हैं ये सर्कल में चलती है चीजें, अवेयरनेस से कॉम्प्रिहेंशन, देन कन्विक्शन, देन एक्शन, फिर अवेयरनेस। ये जो है एक सर्कल जो है वो चलता रहता है, यहां से यहां, यहां से यहां। सबसे पहला काम क्या है? आप अवेयरनेस क्रिएट करिए। किसके लिए? यहाँ पे कंज्यूमर के मन में अवेयरनेस आनी चाहिए, कंज्यूमर के माइंड में आपने बिठाना है कि ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अवेयरनेस लानी है कंज्यूमर के मन में, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड के बारे में आपको समझाना है बस, ये पर्टिकुलर ब्रांड मार्केट में आ चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा? आप उसका कॉम्प्रिहेंशन करना स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन कैसे करोगे? अब अवेयरनेस तो आ गई, अब उसको पता ही नहीं कि इसका फायदा क्या है या क्या चीज है, तो अब यहाँ पे बेनिफिट्स पे काम करना स्टार्ट करोगे। बेनिफिट्स बताओगे अपने कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्ट तो है पर क्या करता है, आपके लिए क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद एक इस तरीके की फीलिंग दिलवानी है आपने अपने कस्टमर को कि भाई परचेज कर ले, यही तेरा जो है, जो भी तेरे को चाहिए वही ये इसी प्रोडक्ट में तुम्हें मिलेगा। तो ये क्या है कि नीड अराइज करवाना। कन्विक्शन में क्या होता है? नीड अराउज। फिर इसके बाद एक्शन में क्या होता है? वो परचेज कर लेता है। परसुएड करना, टू मेक परचेज, कि बस खरीद ले, अब तो यही प्रोडक्ट है जो तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो ये प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। तो ये जो है ये यहाँ पे रहता है। इसकी फुल फॉर्म आई थी ACCA। याद रखना, पहला ए और दूसरा ए और पहला सी और दूसरा सी किसका है? याद रखेंगे, पहला अवेयरनेस है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा कन्विक्शन है, एंड फोर्थ वन इज एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, गलत हो जाता है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अगर क्लियर है तो आगे चलेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग। 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये भी क्या है? एक मॉडल है एडवर्टीजमेंट का। 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है? कौन कौन से 5 M हो सकते हैं? कोई आइडिया? जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, सबसे पहला आपका मिशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाई दिस इज बीइंग डन। फिर एडवर्टीजमेंट करोगे तो मनी जो है ये भी हमारा एक मेन कंपोनेंट निकल के आता है। फिर तीसरा होता है हमारे पास मैसेज, कि भाई आप एडवर्टीजमेंट में क्या मैसेज दे रहे हो सोसाइटी को, क्या मैसेज दे रहे हो कस्टमर्स को। देन उसके बाद आता है मीडिया, किसके थ्रू दे रहे हो। चैनल मीडिया बहुत ज्यादा मैटर करता है, कम्युनिकेशन में भी हम ये चीज पढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद आता है मेजरमेंट। देन इसके बाद आता है मेजरमेंट। तो ये 5 M's हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मिशन में हम क्या करते हैं? अपना सेल्स का गोल, एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद मनी में हम ये देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस साइकिल में है, किस स्टेज में है PLC के। क्योंकि अगर आपका मेच्योरिटी स्टेज में है तो आप हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, कोई नहीं खरीदेगा।
अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में है, आप फ्री में या डिस्काउंट्स में बेचोगे, फ्री में तो नहीं बेचोगे ऑब्वियसली, बट थोड़े से डिस्काउंट पे बेचोगे, कुछ एडिशनल चीजें दोगे, तो वहां पे हेल्प आपको मिलेगी। तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे भी नहीं लगा सकते, ग्रोथ में लगा सकते हो बिल्कुल। तो वो सारी चीजें कि मनी में हम ये सारी चीजें देखेंगे, आपके प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, तो कौन से स्टेज में है पीएलसी के, वो आप देखोगे। देन इसके बाद आप ये भी देखोगे मनी डिसाइड करते हुए कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन ज्यादा है तो मनी थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना, प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा, अदरवाइज लोग कॉम्पिटिटर के पास भाग जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आपका ये जो प्रोडक्ट है ये कितना लंबा चलने वाला है, इसकी यहाँ पे सब्सटेंशियल कितना है, और दूसरी चीज क्या ये प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी और प्रोडक्ट से। अगर किसी और प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो महंगा प्राइस आप नहीं चार्ज कर पाओगे, लोग दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि आप एडवर्टीजमेंट कितना हद तक कर सकते हो। देखो एडवर्टीजमेंट करना ये नहीं है कि एक बार एडवर्टीजमेंट बना दी जब मर्जी जाने दो, इसकी भी प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है, कब कौन सी एड जाएगी और कब हमारी एड जानी चाहिए, तो वो और कितना फ्रीक्वेंट हमारी एड जानी चाहिए। आप देखते होंगे, अगर आप टीवी देखते हो, कुछ एड्स होती हैं बार बार आती रहती हैं, बार बार आती हैं, कुछ होती हैं जो बहुत कम आती हैं, तो वो भी क्या होता है, वो बजट के अकॉर्डिंग ही चीजें होती हैं। तो आप देखोगे कितना फ्रीक्वेंसी है आपकी एडवर्टीजमेंट की। तो मनी कंसीडर करते हुए, मनी को हम सेट करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं। फिर इसके बाद आता है मैसेज। अब ये जो मैसेज होता है ये कि आप कैसे एक आइडिया है जो पुट कर रहे हो कस्टमर के माइंड में, कैसे वो आइडिया इवॉल्व हुआ। जैसे कुछ होते हैं ना, कोई कहानी दिखाते हैं, कोई जनरेशन टू जनरेशन चीजें दिखाते हैं। जैसे वो ऑयल की एड आती है कि मैं अपनी मम्मी से लगवाती थी ऑयल, अब वो अपनी बेटी है वो अपनी मम्मी से लगवा रही है, तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो वो चीजें होती हैं अलग अलग तरीके की, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्स कितना है, सोशल रिव्यू कितना है, वो सारी चीजें भी आती हैं। और किस तरीके से आपका जो मैसेज है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरीके का एग्जीक्यूशन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मैसेज तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पाया, तो वो पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट आपका खराब हो जाता है। फिर उसके बाद मीडिया किस माध्यम के थ्रू देंगे, रेडियो होगा, टीवी होगा, इंटरनेट होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर होगा, क्या मोड होगा टू कम्युनिकेट सो दैट हमारे टारगेट ऑडियंस तक हमारा मैसेज अच्छे से पहुंच जाए। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट कि कितना इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई सेल्स कितनी आई, सेल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे जो, अरे यार एक सेकेंड, सेल्स पे इंपैक्ट देखेंगे एंड इसका कमर्शियल इंपैक्ट भी जो है वो भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। कि सॉरी कमर्शियल नहीं, कम्युनिकेशन, कि कैसे हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर हो रहा है, कि क्या लोग जो हैं वो समझ पा रहे हैं जो हम देना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट हो पाया जो चीज हमने बतानी चाहिए। तो ये चीज मेजरमेंट में कवर हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और मीडिया का मैंने बताया टाइप की, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, ये सारी चीजें हमारे मीडिया में कवर हो जाते हैं। ऑनलाइन, ठीक है, तरीके बहुत सारे आज के टाइम पे, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो सारी चीजें आप मीडिया के तौर पे इस्तेमाल करते हो। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ यहाँ पे मॉडल आता है एडवर्टीजमेंट का, वो है हमारा हायरार्की इफेक्ट मॉडल। हायरार्की इफेक्ट मॉडल क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। तो जो हायरार्की इफेक्ट मॉडल है ये क्या बताता है, ये बताता है कि कैसे एक एडवर्टीजमेंट एक कंज्यूमर के डिसीजन को चेंज कर सकता है। हाउ एन एडवर्टीजमेंट कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन, ठीक है। ये चीज यहां पे आती है कि वो किसी चीज को परचेज करे या परचेज ना करे। इतना यहां पे ये जो मॉडल है बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है कि क्या चीज खरीदे जाए और क्या ना खरीदी जाए, उसको इन्फ्लुएंस कर दे कंज्यूमर के डिसीजन। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, और वो क्या स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड थिंकिंग। फिर इसके बाद आती है यहां पे दूसरी एटीट्यूड, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और तीसरी होती है हमारी कोनेटिव, जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं।
टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा होगा और मार्केटिंग में भी हम पढ़ते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज होती है कॉग्निटिव में, ये आता है, यहाँ पे आता है अवेयरनेस। दूसरा स्टेप जो हमारा आता है वो आता है नॉलेज। अवेयरनेस और नॉलेज ये है कॉग्निशन का काम। दिमाग में डाल दो अवेयरनेस और नॉलेज, नॉलेज प्रोवाइड करो, अवेयरनेस क्रिएट करो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फीलिंग और एटीट्यूड हमारा क्या है, किस तरीके से हम जुड़ेंगे उस प्रोडक्ट के साथ, क्या हमारा अफेक्शन होगा उस प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी लाइकिंग, कितना हम पसंद कर रहे हैं प्रोडक्ट को। दूसरी चीज आती है यहाँ पे प्रेफरेंस, कि हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कितना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तीसरी चीज हमारे पास आती है कन्विक्शन। और अगर आपको याद आ रहा हो, कन्विक्शन हमने पढ़ा था डेगमार में, नीड अराइज करवाना, ठीक है। तो नीड अराइज होगी तो प्रोडक्ट के साथ हम जुड़ जाएंगे, हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर में हमारे पास क्या चीजें आती है, बिहेवियर में आता है एक्शन ले लेना, कि चीज को हमने परचेज कर लिया है बस। तो ये हमारे पास होती है हायरार्की इफेक्ट मॉडल। तो तीन चीजें यहाँ पे आती हैं, कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर। कॉग्निशन में अवेयरनेस और नॉलेज, अफेक्शन में लाइकिंग, प्रेफरेंस एंड कन्विक्शन, एंड बिहेवियर में आता है एक्शन, कि अब हमने फाइनल डिसीजन अपना बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसने दिया था ये जो मॉडल है, तो ये जो मॉडल दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है, नाम इसका थोड़ा सा अलग है, लेविज एंड स्टेनर, ठीक है, लेविज एंड स्टेनर, ये हैं जिन्होंने ये मॉडल दिया था। फिर इसके बाद एक और मॉडल आता है एडवर्टीजमेंट का, और ये लास्ट मॉडल है एडवर्टीजमेंट का, ये है इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल। इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल, अब आपके मन में आ रहा होगा मैम रोजर मॉडल भी तो इनोवेशन का एक डिफ्यूजन मॉडल था। तो ये इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल है, कि कैसे कैसे आप प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आते हैं और कैसे कैसे लोग प्रोडक्ट को एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मॉडल है, ये स्टेजेस बताएगा कि कैसे एक कंज्यूमर पास करता है डिफरेंट स्टेजेस को व्हाइल एडॉप्टिंग अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को अपनाने के लिए जब उसमें इनोवेशन आ रहे हो तो क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है कंज्यूमर को, वो चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, अरे हाँ हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, सबसे पहले होता है अवेयरनेस, देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है वो होता है इंटरेस्ट, देन हम करते हैं इवेल्युएट, इवेल्युएशन, एंड लास्टली हमारे पास निकल के आता है ट्रायल और एडॉप्शन। फिर इवेल्युएट करके हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, फ्री ट्रायल आजकल बहुत चल रहा है ना, 2 दिन का फ्री ट्रायल, 3 दिन का फ्री ट्रायल, तो वही तो है कि इवेल्युएट किया, ट्रायल किया और फिर एक्शन ले लिया, मतलब खरीद लिया उस चीज को। तो ये जो फ्री ट्रायल दिया जाता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम क्या है कि आपको फ्री ट्रायल देके आपको प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर किया जाता है, क्योंकि आप ट्रायल लोगे तो अपनी नंबर वगैरह डालोगे, कोई साइट पे जाओगे या अपनी ईमेल आईडी डालोगे, फिर वो आपको परेशान करेंगे कॉल बैक कर करके, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रहती है। तो क्या ये चीज सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत सारे मॉडल्स मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो एडवर्टीजमेंट के मॉडल्स हमने किए हैं ये ऐसे मॉडल्स हैं जो कभी कभी अंडररेटेड हो जाते हैं, अंडररेटेड मॉडल हो जाते हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको करने हैं, ठीक है। मैंने सारे मॉडल आपको एडवर्टाइजमेंट के भी यहाँ पे करवा दिए हैं। एक क्लास में आपको और शेयर करूंगी जिसमें मैंने और सारे मॉडल्स हैं जो करवाए हैं, ठीक है, वो क्लास आपको देखनी है, ठीक है। बीसीजी और मैंने एंसॉफ मैट्रिक्स तो करवा दिया, बट एसटीपी मॉडल और भी 2-4 मॉडल हैं, ठीक है, वो मॉडल जो है वो आपको वीडियो से कर लेने हैं, क्योंकि अभी अभी करवाए थे तो बार बार एक ही चीज करने का कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेटर है मैं आपको और मॉडल जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दूं, ठीक है। और वो अब जो मॉडल हम करने वाले हैं ये मॉडल होने वाला है पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। काफी देर से आप इंतजार कर रहे होंगे कि पोर्टर भाई साहब जो है इनका नाम क्यों नहीं लिया गया। तो पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडल है
ये कब इस्तेमाल में आता है? ये ना हमें यहाँ पे बताते हैं कि आप जब बिजनेस को एनालाइज करते हो ना, तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे, जब आप बिजनेस को एनालाइज करते हो, मैक्रो लेवल पे एनालाइज करते हो, तो ये मॉडल का यूज किया जाता है। मैक्रो लेवल एनालिटिक है ये। तो मैक्रो लेवल है तो छोटे सी चीज तो होगी नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके? पहला फैक्टर होता है थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट्स। अब बिजनेस को एनालाइज करना है, बिजनेस एनालिटिक्स का ये मॉडल है, किसके द्वारा दिया गया ये भी लिख लो, पहले यही लिख लो, गिवन बाय माइकल पोर्टर। ठीक है, और इनका ये माइकल ई पोर्टर है, इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं। 1979 में ये मॉडल दिया था 5 फोर्सेस मॉडल। सबसे पहला इसका कंपोनेंट जो है वो क्या है? थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट्स। फिर इसके बाद आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, समझाऊंगी क्या क्या है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। फिर इसके बाद आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। 4th एंड 5th हमारे पास जो यहां पे फोर्सेस हैं वो क्या है? कंपटीशन, राइवलरी, स्ट्रेटजीज भी यहां पे आ जाती हैं। ठीक है, और 5th जो है वो आता है थ्रेट्स टू सब्स्टिट्यूट्स। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो यहां पे रहते हैं, और ये 5 फैक्टर्स को समझने के लिए क्या चीज है, इन्होंने 2 एस्पेक्ट हैं जो दिए हैं, और वो 2 एस्पेक्ट क्या हैं? कंपेटिटिव फोर्सेस और ओवरऑल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। कंपेटिटिव फोर्सेस और दूसरा है ओवरऑल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। कि आपकी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर किस तरीके का है? इंडस्ट्री क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स। तो किस तरीके से जो फर्म्स हैं वो अलाइंड हैं आपस में, किस तरीके का इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो यहां पे बहुत मैटर करेगा। और आपका जो कंपटीशन है वो कितना है, किस लेवल का है, वो चीज यहां पे क्या करेगी? हमें हेल्प करेगी समझने में कि अब हमारा जो बिजनेस है वो किस किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों चीजें अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी वो 5 पॉइंट को समझने में। तो ये किस लिए जरूरी है समझने? ये जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव, क्रूशियल फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कि एक ऐसा डिसीजन मेकिंग हो आपका जो इफेक्टिव भी हो, साथ ही साथ वो स्ट्रेटेजिक भी हो, कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी डिसीजन मेकिंग बनाए जो प्रभाव करे उनको भी। ठीक है, और एक कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी आप बना सकें। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो हमारे पास 5 के 5 पॉइंट्स हैं, ये क्या क्या चीजें हैं? अब सबसे पहले आता है हमारा कि हमारी ना राइवलरी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स का, ये बताता है थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट्स में कि कितना मुश्किल है, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर न्यू एंट्रेंट्स, फॉर न्यू जॉइनीज टू कम इनटू द मार्केट। ठीक है, कि आपने किस तरीके से अपनी वो पोजीशन हासिल कर रखी है कि वो मार्केट प्लेस कोई और आ ना सके उस मार्केट प्लेस में। हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर न्यू जॉइनर्स टू एंटर द मार्केट प्लेस। आपने अपनी किस तरीके से यहां पे पोजीशन बना रखी है, एक्वायर कर रखी है। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत आसानी से आ सकते हैं तो यहां पे आपको रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर कॉम्पिटिटर्स के लिए मुश्किल है तो आपने अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है। ठीक है, तो यहां पे कोशिश की जाती है कि बैरियर्स लगे एंट्री पे, तभी हम
क्या कर सकेंगे, हम अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मॉडल है ना, ये मोस्टली इंटरनेशनल बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बैरियर्स टू एंट्री वगैरह लगाओ। अगर यहाँ पे इजी है एंटर कर जाना तो आपकी वहां पे कुछ खास पोजीशन नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब ये बार्गेनिंग पावर क्या होती है, भैया ये सेब कितने के दिए, 150 रुपए, नहीं मैं तो 100 रुपए दूंगी, नहीं 150, नहीं 140 दे दो, नहीं 110 दूंगी, नहीं 130 दे दो, नहीं 115 दूंगी, 120 दे दो। ये जो हम करते हैं ना नेगोशिएशन स्किल्स, ये है बार्गेनिंग पावर। अब ये बोल रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए सामान मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जो सप्लायर है ना उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा तब होगी जब सप्लायर क्या होगा, सिंगल होगा। सप्लायर क्या होगा, सिंगल होगा, और खरीदने वाले जो बायर्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो जब सप्लायर सिंगल होगा या बहुत फ्यू सप्लायर्स होंगे, तो यहाँ पे इनके पास सप्लाई करने का सामान है, अगर ये सप्लाई नहीं करेंगे आप बनाओगे क्या, तो ये ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो ये इनकी बार्गेनिंग पावर है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है कि जहां पे बेचने वाले तो बहुत है, खरीदने वाला एक है या दो है, तो जब खरीदने वाले कम होंगे तो वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को कम से कम पे खरीदेंगे। यहाँ पे सप्लायर ज्यादा से ज्यादा पे बेचने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर क्योंकि वो सिंगल है या बहुत एक या दो कंज्यूमर है, तो ये कम से कम वैल्यू पे खरीदने की कोशिश करेगा। तो ये भी क्या होता है, ये बायर की जो बार्गेनिंग पावर है और सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है, ये यहाँ पे हेल्प करते हैं आप किस तरीके से अपना प्राइस वगैरह डिसाइड करेंगे या कितना आपको कंपटीशन मिल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। फिर इसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास कि जो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह है उसके एंटर होने के, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने के क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो थ्रेट्स है ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट और सर्विस, ये डायमेंशन जो है ये स्टडी करती है कि कितना इजिली एक पर्सन एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का थ्रेट है, जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का थ्रेट है वो क्या स्टडी करता है कि कैसे, हाउ इजिली a consumer can substitute your product with other। अगर बहुत जल्दी आपका कस्टमर 1 मिनट नहीं लगाएगा आपके प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट होने पे, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे एफर्ट है जो करना पड़ता है, और अपने बिजनेस को रन करने के लिए कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है और सस्ते रेट पे अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ आता है राइवलरी वगैरह, कि कितना बिजनेस राइवलरी है, कितना कंपटीशन है। तो कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, और ये कंपटीशन सिर्फ 1-2 का नहीं है, ये मैक्रो लेवल पे है। तो ये एग्जामिन करता है डायमेंशन कि कितना इंटेंस कंपटीशन आपको देखने को मिलता है मार्केट प्लेस में। तो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और नए कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हो सकते हैं, और किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट आपका किस तरीके से फेवरेबल आपके लिए है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट को ट्राई करते हैं बढ़ाने की, जिससे अवेयरनेस हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा बन सके। ये चीज यहाँ पे रहती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहती है। तो ये एक मॉडल है जो हमारा पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है, जो देखता है कि इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को एनालाइज करते हुए चीजों को समझ सकते हैं और अच्छे से अपना जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको दे देती हूँ, सो दैट जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी है ना वो एकदम से हमारे दिमाग में छप जाएं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा, जो 2x2 मैट्रिक्स था, जो बात करता है 2 फैक्टर पे, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। फिर हमने इसमें 4 चीजें पढ़ी कि मार्केट शेयर कम है, मार्केट ग्रोथ कम है, डॉग्स, मार्केट शेयर ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ कम है, कैश काउस, मार्केट ग्रोथ कम है, मार्केट शेयर ज्यादा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और सॉरी, मार्केट शेयर कम है, मार्केट ग्रोथ ज्यादा है, क्वेश्चन मार्क, और मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर ज्यादा है तो स्टार। कैश काउस में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, डॉग्स वाले एरिया में खत्म करो, इसको डाइवेस्ट करो, क्वेश्चन मार्क में एक्सप्लोर करो और ज्यादा तरीके और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करो, और स्टार को कंटिन्यू करो जिस तरीके से आप करते आ रहे हो।
फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने देखा कि कैसे ये 4 चीजें एडजस्ट होंगी। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन मार्क आएंगे, ग्रोथ में स्टार आएंगे, मैच्योरिटी पे कैश काउ आएंगे और हमारे जो डॉग्स है वो डिक्लाइन स्टेज पे आएंगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि अपनी पोजीशन को चेक करना जरूरी है 2 बेसिस पे, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। फिर स्ट्रेटेजीज बनाना जरूरी है और उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं। फिर एंसॉफ मॉडल जो है आइगोर एंसॉफ ने दिया था 1957 में। इसको प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी बोलते हैं। 2 बेसिस हैं इसके भी, प्रोडक्ट और मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है पेनिट्रेशन करो, न्यू मार्केट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट को डेवलप करो, न्यू प्रोडक्ट है मार्केट पुरानी है प्रोडक्ट को डेवलप करो, दोनों चीज नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन करो। ये चीज यहाँ पे रहती है। फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर का वॉल्स फ्रेमवर्क, जिसमें हमने 3 मोटिवेशंस पढ़ी प्राइमरी, जिसमें क्या क्या था, आइडियाज, अचीवमेंट्स और सेल्फ एक्सप्रेशन। ये एर्नोल्ड मिशेल ने दिया था 1978 में। इसको वैल्यू एटीट्यूड लाइफस्टाइल मॉडल भी बोलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल है, साइकोग्राफिक सेगमेंट पे बेस्ड है। 8 तरीके के यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर निकल के आते हैं, इनोवेटर, थिंकर, बिलीवर, अचीवर, स्ट्राइवर्स। देन इसके बाद होते हैं एक्सपीरियंसर, मेकर्स और सर्वाइवर्स। ठीक है, इनके एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से देख लेनी है, पता होनी चाहिए। और जब हमने बात की साइकोग्राफिक की, तो हमने यहाँ पे 4 तरीके की सेगमेंटेशन देखी कि टोटल 4 तरीके के कंज्यूमर सेगमेंटेशन होती है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर चॉइस और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट, सबसे कम डेमोग्राफिक में, फिर जियोग्राफिक में, फिर साइकोग्राफिक में और सबसे ज्यादा बिहेवियर में। फिर मैंने कोवर्ट और ओवर्ट 2 तरीके के बिहेवियर भी आपको बताए थे। फिर उसके बाद हमने ब्रियो फ्रेमवर्क पढ़ा जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करता है, कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करता है। ये 1991 में दिया था जेबी बर्ने ने। व्रिन आया था सबसे पहले 1995 में, इसको ब्रियो बनाया गया। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, एन का मतलब है, वी का मतलब है वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, आर का मतलब है रेयर होना चाहिए, इनएमिटेबल होना चाहिए, कोई उसकी नकल ना बना सके, और ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज होनी चाहिए सो दैट बहुत स्मूथली सारी चीजें बनती रहे और आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिले, और ऐसी कंपेटिटिव एडवांटेज जो सस्टेनेबल हो। फिर हमने डिफ्यूजन मॉडल पढ़ा, ठीक है, रॉजर्स का। तो इसमें 5 तरीके की चीजें होती है, बोलते हैं कंज्यूमर के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले 2.5% इनोवेटर्स होते हैं, 12.5% अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, 34% अर्ली मेजोरिटी होते हैं, 34% लेट मेजोरिटी होते हैं और 16% हमारे लेगार्ड्स होते हैं। इनको अलग अलग नाम दिए गए। इंट्रोडक्शन स्टेज में इनोवेटर्स होते हैं, इनको बोला जाता है टेक एंथुसियास्टिक। 12.5% ग्रोथ स्टेज में अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, इनको बोला जाता है विजनरीज। एंड लेट में अर्ली मेजोरिटी होते हैं जो मेच्योरिटी और मेच्योरिटी स्टेज में होते हैं, इनको प्रेगमेटिक्स बोला जाता है। देन लेट मेजोरिटी को कंजर्वेटिव्स बोला जाता है और लेगार्ड्स को स्केप्टिक्स बोला जाता है, स्केप्टिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद एडा मॉडल आया। एडवर्टीजमेंट के मॉडल पढ़े हमने 5। पहला एडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। ये यहाँ पे हमने पढ़ा, एल्मो ल्यूइस ने दिया था 1898 में। डेगमर में हमने देखा एडवर्टीजमेंट को आप मेजर करेंगे कि कितना एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे 4 चीजें हमने पढ़ी, ACCA। सबसे पहला अवेयरनेस था, फिर कॉम्प्रिहेंशन था, फिर कन्विक्शन था, फिर एक्शन था। ये चारों एक तरीके से होंगे। रशल कॉली ने दिया था 1961 में। इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया था सोलोमन दत्ता के द्वारा 1995 में। इसकी फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो गोल हैं वो बनाए जाते हैं रिजल्ट को मेजर करने के लिए। तो ये 4 गोल्स हैं। पहला ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करो, फिर उसके बाद हमने बात की बेनिफिट्स बताओ, कन्विक्शन कॉम्प्रिहेंड करो अपने प्रोडक्ट को, देन कन्विक्शन नीड अराइज करवाओ, फिर उसके बाद एक्शन परसुएड करो कि वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद ले। फिर तीसरा मॉडल जो था एडवर्टाइजिंग का, वो 5 M's ऑफ एडवर्टाइजमेंट था। ये क्या है, सबसे पहले मिशन कि आपको सेल्स क्या है, आपके एडवर्टीजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर उसके बाद हमने बात की मनी की, कि मनी कितना होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, वो आप देखते हो। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करना है वो आप देखते हो, एडवर्टीजमेंट बजट बनाते हो। तो हमने अलग अलग फैक्टर्स को देखा कि आपका कॉम्पिटिटर कितना है, कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट कौन से स्टेज में है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। मैसेज आपका क्या चीज डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से आप अपने मैसेज को बना रहे हो, क्या चीजें वहां पे आप शो करना चाहते हो। फिर इसके बाद होता है मीडिया की, कौन सा मीडिया आपने यूज करना है। और वो मीडिया क्या होता है, मीडिया यहाँ पे रहता है कि आप न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, या आप मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, किसके द्वारा, बिलबोर्ड्स, किसके द्वारा अपना दिखाना चाहते हो एडवर्टीजमेंट। फिर इसके बाद होता है मेजरमेंट कि आप देखो कि सेल्स पे कितना इंपैक्ट हुआ और कम्युनिकेशन कितने अच्छे से हुआ है, क्या अवेयरनेस क्रिएट हुई है या नहीं। फिर इसके बाद आता है हायरार्की इफेक्ट मॉडल। 4th मॉडल है ये एडवर्टाइजमेंट का। इसमें क्या होता है, दिया किसने है, लेविज और स्टेनर ने दिया है। इसमें 3 चीजें होती हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे आप कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कोई चीज को बाय किया जाए या ना किया जाए। तो कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर 3 चीजें आती हैं। कॉग्निशन में अवेयरनेस और नॉलेज होती है,
अफेक्शन में लाइकिंग, प्रेफरेंसेस एंड कन्विक्शन होता है। बिहेवियर में वो एक्ट करता है, वो चीज को परचेज कर लेता है। ये चीज यहां पे रहती है। फिर इसके बाद फिफ्थ जो हमारा मॉडल था वो था इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल, जो बात करता है कि कंज्यूमर को जब एक प्रोडक्ट में हम इनोवेशन लेके आते हैं तो वो 5 स्टेजेस से गुजरता है। पहले अवेयरनेस क्रिएट होती है, फिर इंटरेस्ट राइज होता है, फिर वो इवेल्युएट करता है, फिर ट्रायल होता है, फिर वो उसको परचेज कर लेता है प्रोडक्ट को। ये चीज हमने यहाँ पे की। फिर उसके बाद पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा। ये मेजरली आपका ना, ये इंटरनेशनल बिजनेस में भी हम इसको पढ़ते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, बट ये नेशनल लेवल पे भी एप्लीकेबल हो जाता है कुछ हद तक। तो यहाँ पे मैक्रो लेवल एनालिटिक जब हम करते हैं, मैक्रो लेवल पे एनालाइज करते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे जब आप एनालाइज करते हो अपने बिजनेस को, तब होता है। माइकल पोर्टर ने दिया था 1979 में। 5 चीजें इसमें, थ्रेट्स, न्यू एंट्रेंट्स के, कंपटीशन की राइवलरी कैसी है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का थ्रेट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। ये चीज यहाँ पे हमारे पास आती है और इसमें हम हर एक चीज को एनालाइज करते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट है और क्या क्या चीज यहाँ पे देखी जा रही है। अगर आपका जो थ्रेट एंट्रेंट्स को जो आप एंटर करना चाहते हैं मार्केट में, उनके लिए आप थ्रेट क्रिएट कर पा रहे हो तो आप ज्यादा लंबा चल पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो पोजीशन है वो ले ली जाएगी आपके कॉम्पिटिटर के द्वारा। तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस और ओवरऑल इंडस्ट्री स्ट्रेटेजीज, इन दोनों को समझना जरूरी होता है, सो दैट आप अच्छे से स्ट्रेटेजी बना सको और इस तरीके की डिसीजन मेकिंग हो जिससे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सके। ये चीज हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। एक और चीज मेरे को याद आई है, वो भी करवा देती हूँ, वो छूट जाएगा अदरवाइज। और वो लास्ट जो मॉडल है हमारा वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये और कर लो, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, इसमें क्या चीज होती है, ये भी माइकल पोर्टर ने ही दिया है, ठीक है। ये भी जो मॉडल है वो माइकल पोर्टर ने दिया है। कब दिया था? ये दिया था 1985 में। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ना 9 एक्टिविटीज में इन्होंने डिवाइड किया है, बिजनेस एक्टिविटीज को 9 एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। यहां से क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली। तो 9 एक्टिविटीज कौन सी हैं? कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं वो है हमारी 5, सेकेंडरी एक्टिविटीज जो हैं वो है हमारी 4। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहले ये सिर्फ एक्टिविटीज के नाम याद रख लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला हमारे पास है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे आता है ऑपरेशंस। फिर इसके बाद आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? आपका सामान लेके आना, सप्लायर से मैन्युफैक्चर करना और उसको पहुंचाना। तो इनबाउंड होता है जब आपका सामान मार्केट में आप कैसे मैन्युफैक्चर के लिए लेके आ रहे हो रॉ मटेरियल, वो इनबाउंड है, ठीक है। ये फैक्ट्री से सप्लाई करवा रहे हो रॉ मटेरियल, फिर ये आपकी जो फैक्ट्री है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका, फिर उसको आप आगे कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, तो ये आउटबाउंड है, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑपरेशन किस तरीके से आप काम करेंगे। देन उसके बाद मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग और सेल्स जो है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है, मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड देन इसके बाद जो आता है लास्ट में वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। ये जो 5 एक्टिविटीज हैं ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? फर्स्ट यहाँ पे आती है हमारे पास फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। भाई फर्म जो जहां पे काम हो रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज, ज्यादा नहीं करेगा, तो ये सेकेंडरी है। फिर इसके बाद आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसी है। तो HRD, HRM ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, सेकेंडरी है। ऑल्दो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी अगर आपकी एडवांसमेंट नहीं होगी तो आप अच्छे से नहीं काम कर पाओगे, पर जो बेसिक्स हैं वो आपके यही रहेंगे। देन इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कि आप अपना जो सामान है वो किस तरीके से लेके आते हैं। तो ये 4 और 5 9 एक्टिविटीज हैं जो आपकी यहाँ पे कवर होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज में। और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो आपको याद रखना है प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो हमारी ये 5 है, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग, सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस। और आउटबाउंड है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, HRM, HRD, टेक डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी ये 2 बाइफर्केशंस हुई कैसे हैं?
तो प्राइमरी जो है ना वो है कि आपके जो बेसिक्स है जो आपको हेल्प करेंगे अपने बिजनेस को करने में। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर होंगी अच्छे से तो और अच्छा काम होगा, पर अगर नहीं होंगी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं होगा, काम तो चल जाएगा। तो काम जिससे नहीं चलेगा वो प्राइमरी है, जिनके बिना भी काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं जो बनाई गई हैं। ठीक है, ये चीज आपको बस यहाँ पे याद रखनी थी। तो ये जो सारे मॉडल्स हैं वो आज हमने कवर कर लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये मॉडल्स मोर देन सफिशिएंट है, और मैंने तो अपनी बारी में इतने ही किए थे, और जो मैंने आपको 2 वीडियोस रेफर की हैं वो भी कर लेना। तो ये सारे मॉडल्स आपके कवर हो जाएंगे किसके, मार्केटिंग के। ठीक है, तो मार्केटिंग के आपके सारे मॉडल्स जो हैं, मेन मॉडल्स, वो सारे ही मेजॉरिटी ऑफ मॉडल्स जो हैं वो कवर यहाँ पे हो जाने वाले हैं। वैसे तो मार्केटिंग में मॉडल्स कभी खत्म नहीं हो सकते, जितना पढ़ लो उतना कम है, बट ये मॉडल्स चुनिंदा मॉडल्स हैं, ये हैंड पिक्ड मॉडल हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अच्छे से अपनी मार्केटिंग यूनिट को कवर करने में। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अभी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलेंगे आपसे परसों, मिलेंगे आप सीधा 5 बजे क्लास है और सुबह 9 बजे भी क्लास है। तो कॉमर्स स्पॉटलाइट पे आप मुझे